हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग, परामर्शन के उपागम। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल ही रहा है परामर्शन, तो आज के इस टॉपिक में है परामर्शन के उपागम। तो इस संबंध में आगे हम चर्चा करते हैं। परामर्शन प्रदान करने तथा प्राप्त करने के विभिन्न तरीके होते हैं तथा परामर्शन प्रक्रिया में परामर्शक तथा परामर्श लेने वाले की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं तथा उनका अपना अलग अलग योगदान होता है। उन्हें परामर्शन के उपागमों की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से जिन उपागमों का प्रयोग होता है उनका वर्णन हम आगे करेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि इसके जो अंग हैं 3 हैं। परामर्श प्रार्थी, यानी कि जो परामर्श लेने के लिए जो प्रार्थना करता है प्रार्थी, जिसे परामर्श दिया जाता है। परामर्श दाता, परामर्श देने वाला, जिसके पास प्रार्थी आता है। एवं परामर्श का लक्ष्य क्या है। तो इस संबंध में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो उपागम है निर्देशात्मक उपागम, जिसे कहा जाता है काउंसलिंग डायरेक्टिव। इस विषय में हम कह सकते हैं कि निर्देशात्मक परामर्शन यानी कि काउंसलिंग डायरेक्टिव में परामर्शक तथा परामर्श प्राप्तकर्ता उसकी समस्याओं को सुलझाने, उसका विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसी बातों को लेकर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो प्रार्थी होता है वह असमंजस की स्थिति में होता है कि मुझे क्या काम करना चाहिए। ऐसे निर्देश उसे दिए जाते हैं। इस प्रकार का परामर्श पूर्ण रूप से परामर्शक पर ही केंद्रित होता है। परामर्शक के पास जब कोई सलाह लेने आता है तो वह पहले उसकी समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है कि इसकी समस्या क्या है तथा समस्या का विश्लेषण करता है और यह जानने का प्रयास करता है कि उसकी यह समस्या किन कारणों से है। कभी कभी हम देखते हैं कि पारिवारिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, उसके अपने कोई कारण हो सकते हैं। ये कितनी सामान्य या गंभीर समस्या है, इसके पश्चात वह अपने अनुभव के आधार पर समाधान खोजने का प्रयास करता है। इसके बाद वह परामर्श प्राप्तकर्ता को अपने द्वारा तय किए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये गुण अवश्य होना चाहिए परामर्शदाता में। अगर उससे जो प्रार्थी है प्रेरित नहीं होगा तो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। जो परामर्शदाता होता है ये जानने का प्रयास करता है कि उसके द्वारा सुझाया गया समाधान कितना सहायक सिद्ध हुआ है। परामर्शक इस बात का ध्यान रखता है कि परामर्श प्राप्तकर्ता को किसी भी परामर्श के लिए बाध्य न किया जाए और ना ही उसे पूर्णतया निर्भर बनाया जाए। यद्यपि समाधान खोजना एवं बताना यह अवश्य ही अपने हाथ में रखता है। इस प्रकार के परामर्श में वह मूलभूत धारणा का कार्य, इसमें जो है एक धारणा कार्य करती है कि परामर्शक परामर्श प्राप्तकर्ता की तुलना में अधिक सक्रिय, ज्ञाता, जानकार एवं संतुलित व्यक्तित्व का प्रतीत होता है। उसे इस बात का ज्ञान होता है कि किस प्रकार समस्या तक सरलता से पहुंचा जाए तथा किस प्रकार समस्या का समाधान किया जाए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनिर्देशात्मक या गैर निर्देशात्मक परामर्शन, जिसे कहा जाता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अनिर्देशात्मक परामर्श का उद्देश्य निर्देशात्मक परामर्श की भांति परामर्शक की ओर से परामर्श प्राप्तकर्ता की ओर से परामर्श प्राप्त कर उन पर विचार करना ही नहीं होता है, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण तथा तकनीकों का प्रयोग करना होता है जिससे परामर्श लेने वाले को स्वयं राह चुनने पर या फिर उस पर चलने तथा अपनी समस्याओं के निवारण में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके। क्योंकि जब तक आत्मनिर्भरता नहीं होगी तब तक वह दूसरों पर ही डिपेंड रहेगा। इस प्रकार का परामर्शक केंद्रित नहीं रहता, बल्कि परामर्श प्राप्तकर्ता केंद्रित बन जाता है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शक परामर्श प्राप्तकर्ता को सलाह देने से पूर्व बोलने का पर्याप्त अवसर देता है। इसके लिए वह परिस्थितियों तथा परिवेश की इस प्रकार व्यवस्था करता है कि परामर्श लेने वाले की शंका तथा भय समाप्त हो जाए तथा वह परामर्शक पर विश्वास कर सके। इसके पश्चात परामर्श प्राप्तकर्ता को अपनी समस्या स्पष्ट रूप से व्यक्त करने को कहा जाता है।
इस स्वतंत्र अभिव्यक्ति के द्वारा वह अपनी दमित इच्छाओं, संवेगों आदि को व्यक्त कर तनाव से मुक्ति का अनुभव करता है। साथ ही परामर्शक को उसकी वास्तविक स्थिति एवं समस्या का ज्ञान हो जाता है। वह उसमें अभिप्रेरणा का संचार करके उसे इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि वह स्वयं अपनी समस्याओं का उचित समाधान कर सके तथा अपने व्यवहार एवं अभिव्यक्तियों में अपेक्षित सुधार ला सके। साथ ही साथ अपने लक्ष्यों को इस प्रकार संगठित कर सके कि उसे अपनी शक्तियों के अंतर्गत ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति वह कर ले। ये परामर्श उपागम इस मूल धारणा पर कार्य करता है। परामर्श तभी सफल हो सकता है जब परामर्श लेने वाले की आवश्यकताओं, रुचियों, शक्तियों एवं योग्यता के अनुरूप उसे क्रियान्वित किया जाए तथा परामर्श लेने और देने वाले के बीच सक्रिय अंतःक्रिया हो सके। दोनों पर्याप्त रूप से सक्रिय रहने चाहिए तथा मुख्य भूमिका परामर्श लेने वाले के द्वारा ही निभाई जानी चाहिए, क्योंकि इसकी तत्परता तथा आत्मनिर्भरता बहुत ही आवश्यक है। परामर्शक द्वारा किए जाने वाले कार्यों के स्थान पर परामर्श लेने वाले के द्वारा जो योगदान परामर्श प्रक्रिया में दिया जाता है उसका महत्व सदैव ही अधिक माना जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे समन्वित परामर्शन। इसे कहते हैं एक्लेटिक काउंसलिंग। निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करना सभी प्रकार की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं रहता। पूरी तरह से परामर्शदाता केंद्रित अथवा पूरी तरह से परामर्श प्राप्तकर्ता केंद्रित परामर्श प्रक्रिया को संगठित परामर्श केंद्रित अथवा पूरी तरह से परामर्श प्राप्तकर्ता केंद्रित परामर्श प्रक्रिया को संगठित करना उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। आवश्यकता ये होती है कि किसी भी एक प्रकार के दृष्टिकोण या फिर धारणा में बंद कर ना रहा जाए, बल्कि जिसमें जो बातें अच्छी लगी उन्हें ग्रहण कर लें तथा समन्वयकारी रास्ता या उपागम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे परामर्श प्रक्रिया में अधिक से अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार के उपागम को समन्वित उपागम या फिर विभिन्न मतावलंबी उपागम के नाम से भी जाना जाता है। समन्वित उपागम इस प्रकार के उपागम जो ये है समन्वित उपागम या परामर्श इसलिए भी अच्छा है कि इसमें परिवर्तन जल्दी होता है और जो परामर्श लेने वाला होता है उसके प्रति एक तरह से लचीलापन होता है, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है अपनी समस्या लेकर जाता है तो अगर उसको ठीक से ना सुना जाए तो समाधान भी ठीक प्रकार से नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो है अपने आप पर यानी कि स्वयं आत्मनिर्भर हो सके तथा उसके व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाया जा सके। समस्या का समाधान होने पर परामर्श प्रक्रिया को विराम दे देना चाहिए तथा ऐसे मोड़ देना चाहिए कि व्यक्ति पुनः ऐसी या फिर अन्य समस्या में पड़ने पर अपने विकास के प्रति पूरी तरह से सचेत होकर मार्ग पर यानी कि सही मार्ग पर चल सके। नेक्स्ट हम देखेंगे संज्ञानात्मक व्यवहारवादी परामर्शन। इसे REBT अल्बर्ट एलिस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में चिंतन, प्रत्यक्षण, मूल्यांकन तथा आत्मकथनों को ध्यान में रखकर परामर्श दिया जाता है। इस संदर्भ में अल्बर्ट एलिस की तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी REBT प्रमुख है, जिसे क्रम में रैशनल थेरेपी एवं नेशनल इमोशनल थेरेपी भी कहा जाता था। REBT को अमेरिका की प्रसिद्ध मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट एलिस द्वारा विकसित किया गया था, जो एशिया, ग्रीक, रोमन एवं आधुनिक दार्शनिकों की कई शिक्षाओं से प्रेरित थे। REBT एक सक्रिय निर्देशालय, दार्शनिक एवं आनुभविक रूप से आधारित मनोचिकित्सा है, जिसका उद्देश्य भावनात्मक एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं को हल करना तथा लोगों को खुशहाल बनाने में सहायता करके जीवन को सुखमय बनाना है। REBT संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का पहला रूप है, जो 1950 के दशक के मध्य में अल्बर्ट एलिस द्वारा पहली बार प्रस्तुत किया गया था। अतः ये संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के
संस्थापकों में से एक है। एलिस का मानना था कि तर्क संगत विश्लेषण एवं संज्ञानात्मक पुनर्निर्माण के माध्यम से लोग अपने मूल तर्कहीन विश्वासों के प्रकाश में आत्म पराजय को समझ सकते हैं और फिर अधिक तर्कसंगत निर्माण विकसित कर सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे संज्ञानात्मक व्यवहारवादी परामर्शन में अल्बर्ट एलिस का क्या योगदान रहा। वर्ष 1954 में एलिस ने अपनी नई तकनीकों को अन्य चिकित्सकों को पढ़ाना शुरू किया और वर्ष 1957 तक उन्होंने औपचारिक रूप से पहली संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का प्रस्ताव रखा कि चिकित्सक लोगों को उनकी सोच एवं व्यवहार को भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं के उपचार के रूप में समायोजित करने में सहायता कर सकते हैं। एलिस ने हाउ टू लिव विथ अ न्यूरोटिक प्रकाशित किया जो उनकी नई पद्धति पर विस्तृत थी। वर्ष 1960 में एलिस ने शिकागो में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन सम्मेलन में अपने नए दृष्टिकोण पर पेपर प्रस्तुत किया। उस समय प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में प्रचलित रुचि व्यवहारवाद थी, जबकि नैदानिक मनोविज्ञान में फ्रायड, यूंग, एडलर एवं पर्ल्स जैसे मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन सब के बावजूद एलिस ने संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोण को विशेष महत्व प्रदान किया। वर्ष 1959 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रेशनल लिविंग को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया। इसी के साथ हम देखेंगे कि अल्बर्ट एलिस यानी कि आरईबीटी का क्या महत्व है। आरईबीटी को एक शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में लागू किया जाता है जिसमें चिकित्सक अक्सर सक्रिय प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि कैसे तर्कहीन एवं आत्म पराजित मान्यताओं और दर्शन को पहचाना गया है जो प्रकृति में कठोर, चरम, अवास्तविक, अतार्किक, निरंकुश एवं सक्रिय रूप से सवाल करे एवं उन्हें विवादित करे तथा अधिक तर्कसंगत और स्व सहायता वाले लोगों के साथ बदले हुए अलग अलग संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारिक एवं गतिविधियों का प्रयोग करके चिकित्सक और होमवर्क अभ्यास में सहायता के साथ अधिक तर्कसंगत, आत्म सहायता करने, सोचने, भावात्मक और व्यवहारवाद के रचनात्मक तर्कसंगत तरीके प्राप्त कर सके।